आज यहाँ आपके बीच बहुत आनंदित हूँ इसलिए कि आपकी HR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से यंग माइंड मूवमेंट का शुभारंभ हो रहा है, जो आने वाले दिनों में सारे हिंदुस्तान में फैलता चला जाएगा। वास्तव में इस यंग माइंड मूवमेंट का एक ही उद्देश्य है कि हम युवाओं के भीतर अंतर्निहित असाधारण क्षमताओं को विकसित करने का विज्ञान उन्हें उपलब्ध कराना चाहते हैं। हर व्यक्ति के भीतर असाधारण क्षमताएं अंतर्निहित हैं, लेकिन हर व्यक्ति सामान्यतः 5 से 7% ही अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। से सारी क्षमताएं ज्यों की त्यों सोई पड़ी रह जाती और आदमी पूरी जिंदगी भर जीवन के बोझ को ऐसे ढोता रहता है, मरा मराया मुरझाया, जैसे आधा मुर्दा आधा जिंदा। मैं वास्तव में पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन पैदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे प्राणों की समझ, मेरे जीवन का गहरा अनुभव जिसने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया, उसका सार यही है कि हर व्यक्ति के भीतर क्षमता निहित है। सिर्फ उस क्षमता को विस्फोट करने का, जागृत करने का, जगाने का विज्ञान हमें नहीं पता। मैंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए युवाओं को चुना, क्योंकि युवा ऐसा वर्ग है समाज का जो असाधारण उत्साह, असाधारण ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है। उसकी ऊर्जा का, उसके उत्साह का उपयोग करके अगर उसे अपने ऊर्जा को विस्फोट करने का विज्ञान उपलब्ध कराया जाए, जो कि सरलता से कराया जा सकता है, तो उसके भीतर से एक प्रतिभाशाली नया व्यक्ति पैदा हो सकता है। हर युवा के भीतर असाधारण प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा को जगाने का विज्ञान हमने किसी स्कूल, किसी विद्यालय, किसी संस्था में नहीं पैदा किया। उसे देने की कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूं कि 50% से अधिक जनसंख्या जो 25 साल से कम उम्र के युवाओं की है, उन युवाओं को एक विराट आंदोलन के तहत, एक विराट मूवमेंट के माध्यम से इस विज्ञान को उपलब्ध कराया जाए। इसलिए आपके बीच आया हूं। और मेरा मानना है कि अगर आपने 1 घंटे मुझे हृदय खोलकर सुन लिया, तो निश्चित रूप से इस विज्ञान का प्राण, इस विज्ञान की आत्मा आपके हृदय तक पहुंचेगी, आपका जीवन बदलेगा और कोई भी विद्यार्थी, कोई भी युवा यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैं आपके बीच इसलिए भी आया हूँ कि आपके भीतर एक फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी चीज को ग्रहण करने की, आत्मसात करने की, उसे अपने जीवन में प्रकट करने की, वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों में वह फ्लेक्सिबिलिटी और अधिक होती है, लेकिन उनके भीतर उतनी समझ नहीं होती कि मैं उन्हें समझा सकूं। और बूढ़े लोगों के भीतर फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि वे इतना परिपक्व हो चुके होते हैं, इतना कंडीशनड हो चुके होते हैं, इतना स्टबर्न हो चुके होते हैं कि उनको कोई नई चीज समझाना बहुत कठिन है, मुश्किल है। उन्हें समझाने जाइए तो वह आपको ही समझाने लगेंगे, वही सब समझाएंगे जो अब तक समझ सके हैं। उनको चेंज करना कठिन नहीं, बहुत मुश्किल है। और आपको भी चेंज करना असंभव नहीं, बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप आज नहीं समझ लेते हैं तो। इसलिए यह अद्भुत मौका है, अद्भुत अवसर है कि इस विज्ञान को 1 घंटे ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। सिर्फ सुन लेना और समझ लेना ही पर्याप्त है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ ही सबसे बड़ी क्रांति है जीवन की। अगर समझ 1 घंटे आपके भीतर प्रवेश कर गई तो आपका जीवन बदलेगा,
आप अपनी क्षमताओं का विस्फोट करने में निश्चित रूप से सक्षम होंगे। और चौथी महत्वपूर्ण बात आपके संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि आपके भीतर एक पावर ऑफ रिबेलियन है, विद्रोह करने की क्षमता है, जो जिंदगी के किसी मोड़ पर किसी वर्ग के लोगों में नहीं होती। ईवा का अर्थ है, अगर तुम्हें कोई रास्ता गलत दिख जाए तो उस गलत रास्ते को छोड़ने की आपके भीतर हिम्मत होनी चाहिए, और जो रास्ता सही दिख जाए उस रास्ते पर चलने का साहस होना चाहिए। आज मनुष्य तमाम सारी चीजों को ये जानकर भी कि इससे कुछ नहीं मिल रहा है, ये जानकर भी कि ये रास्ता गलत है, इस पर चलते रहने से आज तक कुछ नहीं मिला है, आगे भी कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी वो उस पर चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि बाप दादा उस रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि और सारे लोग उस रास्ते पर चल रहे, इसलिए हम भी उस रास्ते पर चलेंगे। रास्ता गलत दिख गया, फिर भी उस रास्ते को छोड़ने की हिम्मत नहीं है। ऐसे संस्कार डाल दिए गए। ईवा चित्त का अर्थ है कि अगर तुम्हें रास्ता गलत दिख जाए तो छोड़ देने की हिम्मत रखना, नहीं तो तुम युवा नहीं हो, नहीं तो तुम बूढ़े हो। ये ध्यान रखना। हमने 17 साल के बूढ़े भी देखे और 70 साल के युवा भी देखे। अगर आपकी सोच, आपकी समझ गलत रास्ते को छोड़ने का साहस नहीं करती है तो आप बूढ़े हैं। अगर आप सही रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं करते हैं तो आप बूढ़े हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यूथ, उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि उनके भीतर पावर ऑफ रिबेलियन, विद्रोह की ताकत होनी चाहिए, और आशा करता हूं आपके भीतर वो ताकत होगी। इसीलिए आपके बीच आया हूं कि आप उस ताकत को मरने मत देना, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और यह युवा काल अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब आप जगत और जीवन की सबसे बड़ी क्रांति से गुजर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही क्रांति है जो जगत और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है, उसे मैं कहता हूं आत्म क्रांति, द रिवोल्यूशन ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। और हर युवा चित्त का व्यक्ति रिवोल्यूशन ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकता है। हर व्यक्ति की संभावना है आत्म क्रांति से गुजरने की। एक ही क्रांति जगत और जीवन में सफल हो सकती है, उस क्रांति का नाम है आत्म क्रांति, द रिवोल्यूशन ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया में तरह तरह की क्रांतियां हुई हैं, सोशल रिवोल्यूशंस हुई हैं, पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस हुई हैं, इकोनॉमिक रिवोल्यूशंस हुई हैं, लेकिन ये सारी आर्थिक क्रांतियां, राजनैतिक क्रांतियां समाप्त हो जाती हैं, और आज तक कोई भी क्रांति इतिहास में सफल नहीं हो सकी। क्योंकि क्रांति करने के बाद जो लोग सत्ता में आते हैं, जिन चीजों के विरुद्ध क्रांति करते हैं, जिन बुराइयों के खिलाफ क्रांति करते हैं, सत्ता में आने के बाद उन्हीं बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। क्यों? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति करके सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार का सहारा ही लेकर सत्ता में बने रहते हैं। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, भारत में जो क्रांतियां हुई राजनीतिक, सब इस बात का ज्वलंत उदाहरण। कोई भी क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आदमी भीतर से न बदले। ऊपर से ढांचे को बदल देने से कोई क्रांति सफल नहीं होती। मैं आत्म क्रांति का आह्वान युवाओं से करना चाहता हूं कि तुम भीतर से बदलो, लेकिन उपदेश देकर नहीं, उसका विज्ञान देना चाहता हूं। वो विज्ञान अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो देश का ही नहीं, देश का भविष्य ही नहीं बदलेगा। देश महानता के शिखर पर ही नहीं चढ़ेगा, सारी दुनिया का चेहरा बदलने का आप माध्यम बनेंगे, और सारी पृथ्वी पर एक हंसता हुआ जीवन पैदा करने का आप माध्यम बन जाएंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत आपके उपस्थिति में हो रही है, HRIT के कैंपस से हो रही है। और मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूं कि मैं कोई उपदेश देने नहीं आया हूं,
मैं सिर्फ अपने जीवन का अनुभव, अपने जीवन की सबसे गहरी संपदा जो मुझे मिली है, उस संपदा को सरलता से आपके हृदय तक पहुंचाने की प्यास लेकर आया हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संपदा जो मैं आपको देना चाहता हूं, इस संपदा का उपयोग और समझ दोनों आपको आ जाए तो इस जिंदगी में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों से लेकर बुद्धत्व की अवस्था तक आप पहुंच सकते हैं। धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक कुछ भी आप पा सकते हैं। उसे पाने के लिए इस दुनिया में जो भी आप पाना चाहें, सब कुछ पाने का सामर्थ्य हर एक के भीतर है। सिर्फ आपके भीतर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, उनको जगाने का विज्ञान आपको आना चाहिए। और इस विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिन्हें मैं प्रारंभ में ही आपसे कह देना चाहता हूं। 3 महत्वपूर्ण महासूत्र हैं, जिन्हें मैं 3 फंडामेंटल मैक्सिम्स ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूं। पहला मैक्सिम है द साइंस ऑफ माइंड पावर, विचार शक्ति का विज्ञान। दूसरा मैक्सिम है द साइंस ऑफ बीइंग इन स्टेट ऑफ नो माइंड, यानी विचार शून्यता का विज्ञान। और तीसरा महासूत्र है द साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। ये 3 चीजें, ये 3 महासूत्र, इनकी समझ हो जाए तो उस समझ से अपने आप आपके जीवन में उतरने लगती है ये चीजें। आपको कुछ किए बिना बहुत बड़ी संपदा उपलब्ध हो जाती है। आप अपनी परीक्षाओं में असाधारण सफलता पाना चाहते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में असाधारण सफलता पाना चाहते, ये सब सफलताएं मिलने का जो फंडामेंटल बेसिक आधार है, वो आपको जो फंडामेंटल बेसिक सूत्र है, जो फंडामेंटल बेसिक सोर्स है, वो इन तीनों महासूत्रों की समझ से आपको उपलब्ध हो सकता है। आपने देखो होगा, इतने सारे बच्चे होते हैं, कुछ लोग बड़ी सरलता से सफलता पा लेते हैं, कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं, कई राउंड परीक्षाएं देते हैं, तब कहीं जाके उनको सफलता मिलती है। और अधिकांश लोग ऐसे हैं जो लगातार कठोर परिश्रम करते रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो ये कुल 3 तरह के लोग होते हैं, यस और नो? कोई बता सकता है कि इन 3 तरह के लोगों में बेसिक फर्क क्या होता है? मैं भी बहुत असमंजस में था, आखिर कारण क्या है कि 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, 3 तरह के युवा। मैंने बहुत गंभीरता से बहुत दिन सोचा, तो एक समझदार व्यक्ति ने मुझे बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, और उस समझ को आपके भीतर पैदा करने के लिए मैं आपको एक छोटे से बगीचे में ले चलता हूं। उस बगीचे में आप देखें तो तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, कोई गेंदा, कोई गुलाब, कोई रजनीगंधा, कोई चंपा, कोई चमेली। उन सारे पौधों को एक ही माली सींचता है, उनकी सेवा करता है, एक ही धूप उनको उपलब्ध है, एक ही सूरज उनके ऊपर चमक रहा है, और एक ही तरह की हवाएं हैं। फिर भी इतना बड़ा अंतर क्यों? कोई जूही, कोई चंपा, कोई चमेली, क्यों? मैंने माली से पूछा इसका कारण क्या है। उसने कहा इसका एक ही कारण है कि इन सभी फूलों का इनर सॉफ्टवेयर बीज के रूप में अलग अलग है। सबके बीज अलग अलग है, सबका इनर सॉफ्टवेयर अलग अलग है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबका इनर सॉफ्टवेयर बीज के रूप में अलग अलग है। अब आप जाने कि आपका इनर सॉफ्टवेयर, आपका बीज क्या है जो आपको सफलता दिलाता है। इस पृथ्वी के आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने और आज के मनोवैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला, उसका सार है कि आपके विचार ही आपका बीज बनते हैं।
जैसा जैसा आप सोचते हैं, जैसा जैसा विचार करते हैं, वैसा वैसा ही आपका जीवन निर्मित होता जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक, यानी विचार ही कृत्य बनते हैं। कोई भी चीज इस अस्तित्व में दो बार पैदा होती है, एक बार विचार में आती है, फिर असलियत में प्रकट होती है। इन विचारों से ही आपका भाग्य निर्मित होता है। आपसे कहना चाहता हूं, सातवें आसमान पर बैठा कोई परमात्मा तुम्हारा भविष्य नहीं लिखता है, तुम स्वयं अपना भविष्य लिखते हो। आज का तुम्हारा जीवन वही है जो कुछ तुमने जैसा जैसा कल सोचा था, और तुम्हारा कल का जीवन वही होगा जैसा जैसा तुम आज सोचते हो। इसलिए अपनी सोच को बदलकर, अपने विचारों को बदलकर तुम अपना भविष्य, अपना जीवन बदल सकते हो। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय चेंजिंग योर थॉट्स, जिस पर आप कभी कोई ध्यान नहीं देते हो। मैं चाहता हूं उस पर ध्यान दो। विचार शक्ति के विज्ञान का सार सिर्फ इतना है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। आप का ध्यान जिन चीजों पर निरंतर केंद्रित रहता है, वह चीजें आपके जीवन में अवश्य प्रकट होती है, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते। इसका अर्थ है कि आपका ध्यान जिधर निरंतर लगा रहता है, वह चीजें आकर्षित होती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज की निरंतर चिंता करना, किसी चीज के बारे में निरंतर सोचते रहना, उस चीज को पाने का आमंत्रण बन जाता है। इस दुनिया में अधिकांश लोगों को वही चीजें मिलती है जिन्हें वे पाना नहीं चाहते। इसका कारण पता है, सिर्फ यही है कि वह उन्हीं चीजों के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते। उदाहरण, अगर आप निरंतर यही सोचते रहते कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ लोगों को ये समस्या हो जाती, उनके भीतर ऐसा भय भर जाता, कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि बार बार एक्सीडेंट के बारे में सोचकर आप एक्सीडेंट की घटना को आमंत्रण दे देते। अगर आपको निरंतर चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए, और निरंतर डरे रहते हैं, निरंतर चिंता लगी रहती है, समझ लेना बार बार सोचकर आपने धक्का दे दिया। गारंटी है आपकी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में पड़कर रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस चीज को आप पाना नहीं चाहते हैं उसको अपनी सोच का केंद्र ना बनाए। मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी रहा हूं और हर तरह के अनुभवों से गुजरा हूं। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुभव इस मंच से बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदलेगा, वैसे जैसे इसने मेरी जिंदगी बदली है। तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। और तुम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो उन्हीं चीजों की सोचते रहते हैं जिन्हें पाना नहीं चाहते। फोकस ऑन व्हाट शुड हैपन, नेवर फोकस ऑन व्हाट शुड नॉट हैपन। आपका डिफॉल्ट मोड है, आप वही सोचते रहते हैं कुछ शुड नॉट हैपन। अगर आप निरंतर यही सोचते रहते हैं, लगता है इस बार मैं असफल हो जाऊंगा, लगता है इस बार मैं असफल हो जाऊंगा, लगता है इस बार मैं असफल हो जाऊंगा, लगता है इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं कर सकती। असफल होना निश्चित है, आपका सिलेक्शन होना असंभव है। अगर सफल होना चाहते हैं तो सफलता की सोचें, असफलता की नहीं। और दूसरी चीज आपसे, आप चाहते हैं कि आपके भीतर छिपी हुई असाधारण प्रतिभा प्रकट हो, असाधारण क्षमताएं जो आपके भीतर छिपी हुई हैं प्रकट हो, तो आपको उन्हें प्रकट करने का सबसे बड़ा विज्ञान देना चाहता हूं कि अपनी सोच को असाधारण करो, अपनी सोच को बड़ी करो। थिंक बिग, ड्रीम बिग, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। आपके भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं, लेकिन वो जागती कब है? जब उनके सामने बड़ी चुनौती आती है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपनी आकांक्षाओं को विराट होने दो, अपनी आवश्यकताओं को फैलाओ। जिस व्यक्ति का संकल्प, जिस व्यक्ति का साथ जितना अधिक ऊंचा होता है,
उसके भीतर गहरे में छिपी हुई अनंत शक्तियों का उतना ही तेजी से विस्फोट होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप में से किसी को बुलाओ और कहूँ 500 मीटर की दूरी पर तेजी से दौड़ते हुए जाओ और तेजी से दौड़ते हुए आ जाओ। आप कहोगे गुरुदेव ने आदेश किया है और तेजी से दौड़ते हुए जाओगे, तेजी से दौड़ते हुए आ जाओगे। लेकिन मैं आप में से 10 को बुलाता हूँ, कहता हूँ कि तेजी से दौड़ते हुए जाओ और तेजी से दौड़ते हुए 10 लोग आओ। जो व्यक्ति पहले आ जाएगा उसे 50,000 रुपये और एक गोल्ड मेडल इनाम में मिलेगा। अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी या नहीं? यस और नो? बढ़ जाएगी। और एक तीसरी स्थिति, आप में से एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति अपने हाथ में तेज धार वाला छुरा लेते हुए आपकी ओर आ रहा है और आपको पक्का पता चल गया है कि आदमी अपना छुरा आपकी छाती में भोंक देगा और अब आप भागेंगे जान बचाने के लिए। अब आपकी स्पीड और अधिक तेज हो जाएगी, यस और नो? वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है जब जान बचाने के लिए भागता है आदमी जिसके पीछे छुरा लेकर कोई दौड़ रहा है, ऐसे हजारों प्रयोग किए हैं वैज्ञानिकों ने, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसी स्थिति में भागने वाले व्यक्ति की स्पीड साधारण व्यक्ति की स्पीड ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता की प्रति सेकंड स्पीड से ज्यादा तेज हो जाती। आखिर ये शक्ति इतना अधिक तेज दौड़ने की कहां से आई? आसमान से नहीं, आपके भीतर छिपी हुई थी। कब प्रकट हुई? जब चुनौती आई आपके सामने। इफ यू थिंक बिग ड्रीम बिग, आपके भीतर चुनौती आती है और छिपी हुई शक्ति का विस्फोट होता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर जितने असाधारण लोग हुए हैं सारे असाधारण सोच वाले लोग भी हैं। तुम्हारी सीमित सफलता का कारण सिर्फ यही है कि तुम अपने ऊपर सीमा लगा देते हो कि इससे अधिक प्राप्त कर पाना आपके लिए संभव नहीं है। यू इम्पोज लिमिटेशंस ऑन योरसेल्फ। अरे मुझ जैसा मीडियोकर स्टूडेंट हूँ मैं कहाँ इतनी बड़ी चीज़ें हासिल कर सकता, मैं कहाँ 5 करोड़ महीने का पैकेज पा सकता हूँ, मैं कहाँ 10 करोड़ 50 करोड़ साल की सोच सकता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग ही पा रहे हो, क्योंकि क्षमता तो सबके भीतर वही है। जो अपने ऊपर सीमा लगा देता है वो जिंदगी में असफल ही रह जाता है। तुम्हारी हालत वही है कि एक सीमित दायरे में ही जिंदगी भर घूमते रहते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं व्यक्ति कुछ विचारों को पैदा कर लेता है और जिंदगी भर उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। स्कूल के क्लास टीचर ने डब्बू से कहा, डब्बू तू जिंदगी में क्या बनना चाहता है? उसने कहा दूल्हा बनना चाहता। उसने कहा पागल, ये नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ जिंदगी में आखिर पाना क्या चाहता है तू? उसने बहुत सोचा, कहा मैं दुल्हन पाना चाहता। टीचर ने सिर पे हाथ मारा, उसने कहा पागल, ये नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आखिर बड़ा होकर जिंदगी में करना क्या चाहता है तू? उसने कहा मैडम मैं शादी करना चाहता। यानी आपकी सोच इतना सीमित हो गई है कि उसी दायरे में आप 24 घंटे घूमते रहते हैं। कहते मुरारी लाल की 40 साल की उम्र में बहुत अधिक शराब पीने से लीवर के खराब हो जाने से मृत्यु हो गई, लेकिन बड़े सज्जन आदमी थे। जब परलोक पहुंचे तो परमात्मा बड़े अच्छे मूड में थे। उसने कहा बेचारा आदमी तो सज्जन था, उसे बुलाया, कहा तुम्हें फिर से पृथ्वी पर भेज देते हैं और तुम सज्जन आदमी हो, तुम्हें एक और वरदान दे देते, जो चाहो वरदान मांगो। बड़ा खुश है मुरारी लाल, खीस निपोरी और कहने लगे प्रभु इस बार मुझे जब पृथ्वी पर भेजना, ध्यान रखना मेरी लीवर खराब होने से मृत्यु हुई थी, आप आंख चाहे एक ही देना, लीवर 4 दे देना। यानी एक अवसर था, परमात्मा से बड़ा वरदान मांग सकते थे, लेकिन सोच इतनी सीमित है कि कुछ और दिखता ही नहीं। और आप हंस रहे हैं मुरारी लाल पर। अधिकांश युवाओं से मैं पर्सनली मिलता हूं, उनकी सोच लगभग इसी तरह की, पत्थर बन गया। तुम ऊर्जा और उत्साह के स्रोत हो इस समाज के और
तुम असीमित सफलता को अपना लक्ष्य बनाओ। और अब मैं आपको 4 महत्वपूर्ण सूत्र देता हूं जिससे आप असाधारण से असाधारण सफलता को प्राप्त कर सकते हो। विचार शक्ति के विज्ञान के 4 सूत्र आपको बताता हूं। पहला सूत्र है, आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए और आपका फोकस उस पर निरंतर बना रहना चाहिए। विचार शक्ति का विज्ञान कहता है, पहला सूत्र, अगर इतना आप कर सके तो आप असंभव से असंभव चाह को पूरी कर सकते हैं। यानी आपकी मांग स्पष्ट हो। आप हैरान होंगे, लोगों ने जिंदगी में अपनी मांग, अपनी चाह ही स्पष्ट नहीं की है। मैं हिंदुस्तान ही नहीं, देश के बाहर भी जहाँ गया हूँ, अगर मैंने पूछा, हजार लोगों की सभाओं में पूछा कि कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए जो मुझे बताए कि आखिर जब वो इस संसार को छोड़ेगा, छोड़ने के पहले किस मंजिल पर पहुंचना चाहता है, किस अवस्था में संसार को छोड़ना चाहता है। एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने कहा हो मैंने इस विषय पर सोचा है कि इस जिंदगी में मैं क्या पा लेना चाहता हूँ। और तुम्हें चीजें इसीलिए नहीं मिलती है कि तुम्हें पता ही नहीं है क्या पाना चाहते हो। तो इसलिए पहले युवाओं से अपील करता हूँ कि पहले अपनी मांग को स्पष्ट कर लो और उस पर आपका फोकस निरंतर बना रहे। केवल उपदेश सुनकर ये काम नहीं होगा, इसलिए मैंने आपके लिए एक डायमंड डायरी निर्मित की है। उस डायमंड डायरी में हर रोज प्रातःकाल सोकर उठते ही आपको 3 पेज लिखना है और पूरा काम आप 5 से 10 मिनट के अंदर कर सकते हो। फर्स्ट पेज पे आप लिखना है व्हाट आई वांट टू अचीव। एक थोड़ा सा ये डायमंड डायरी आपको जागरूक करने के लिए है, क्योंकि सब लोग सोते हुए जीते हैं और सोते हुए मर जाते हैं। जागता कोई नहीं, थोड़ा सा जाओ। आप अपनी मांग को स्पष्ट करो तो डायमंड डायरी में प्रातःकाल सोकर उठते ही लिखो व्हाट आई वांट टू अचीव। लिखते 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 21 दिन से 40 दिन के भीतर आप सबको पता चल जाएगा कि आखिर जिंदगी में पाना क्या चाहते हो। ये काम आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है, आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए डायमंड डायरी आपको लिखनी पड़ेगी। और चूंकि रोज रोज लिखोगे आप, तो आपका फोकस उन चीजों पर निरंतर बना रहेगा जो आप लिखेंगे। इज माई पॉइंट क्लियर? यस और नो? आप ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा विस्फोटक सूत्र है, क्योंकि विचार शक्ति का विज्ञान कहता है आपकी मांग स्पष्ट है और आपका फोकस उस पर बना रहता है तो वो चीज आकर्षित होती हुई आपके पास आने लगती है, कितनी भी बड़ी चीज। और दूसरा सूत्र है, कृतज्ञता के भाव से भरिए। बी फिल्ड विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आप कृतज्ञता के भाव से भरे होते हैं तभी इस ब्रह्मांड से सब कुछ पाने के मोड में हो जाते, पात्र बन जाते। कृतज्ञता ही एकमात्र भाव है। उस भाव दशा में आप होते हैं तो जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने के पात्र बन जाते हैं, रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। रिसीविंग मोड का अर्थ क्या है? जैसे मैं अपने हाथ में एक बाल लेता हूं, आपकी तरफ देखता हूं, आप इसको रिसीविंग मोड में होंगे कब? जब हाथ को लेने के लिए आप एक विशेष मुद्रा हाथ की बनाएंगे और जब मैं बाल फेंकूंगा तब आप इसे रिसीव कर लेंगे। और आप ऐसे खड़े रह जाएंगे तो मैं बाल फेंकूंगा आपकी तरफ, लेकिन आपके सामने से निकल जाएगी, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने और मनोवैज्ञानिक शोध ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जब आप कृतज्ञता के भाव दशा में होते हैं तब अपनी मनचाही चीज को पाने के मोड में हो जाते हैं, पात्र बन जाते हैं। और इसीलिए सारी पृथ्वी पर सभी धर्मों ने प्रार्थना का विज्ञान शुरू किया। दुनिया के सभी धर्मों में बहुत सारा मतभेद होगा, लेकिन एक चीज पर सब एक मत है, सब में एक चीज कॉमन है, उस कॉमन चीज का नाम है प्रार्थना। सभी धर्मों में प्रार्थना कॉमन है, लेकिन प्रार्थना का विज्ञान सबने गड़बड़ कर दिया है। प्रार्थना का विज्ञान अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, सभी संबुद्ध पुरुषों ने बताया, प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता है। प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से छूट जाना होता है। यानी जो तुम्हें मिला है उसकी याद करो, जैसे तुम उसकी याद नहीं करते हो कभी जो तुम्हें मिला है।
तुम अपनी जिंदगी की शिकायतों को, समस्याओं को हमेशा याद रखते हो। वही याद रहती है, वही और बढ़ती जाती है आपकी जिंदगी। प्रार्थना का अर्थ है कि जब तुम प्रार्थना में जाओ, मांगो नहीं, जो जो तुम्हें मिला है उसके लिए धन्यवाद के भाव से भर जाओ। शब्दों की भी जरूरत नहीं है। कई युवा मुझसे मिले, कहते हैं गुरुदेव नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, कैसे मैं धन्यवाद के भाव से भरूं। मैं कहता हूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में धन्यवाद का भाव आए तो तुम मंदिर नहीं, अस्पताल जाओ। जब अस्पताल जाओगे, देखोगे तुम्हारी छाती पर प्लास्टर नहीं बंधा है। जब तुम देखोगे तुम्हारे शरीर में किसी दूसरे शरीर का खून नली के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है, जब तुम देखोगे कि तुम्हारे गले में छेद करके लिक्विड जूस नहीं डाला जा रहा है, तो धन्यवाद के भाव से तुम्हारा हृदय झुक जाएगा और सच्चे अर्थों में कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। तुम उन चीज़ों की याद करो जो तुम्हें मिली हुई। इसलिए मैं कहता हूँ प्रातःकाल सोकर उठते ही डायमंड डायरी के दूसरे पेज पर लिखो, आई एम थैंकफुल फॉर। मैं निम्न चीज़ों के लिए अस्तित्व को, परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। अपनी 4-5 चीज़ें जिंदगी की लिखो, जो चीज़ें जिन्हें तो सोचते हो कि ये परमात्मा का बहुत बड़ा उपहार है, परमात्मा की बहुत बड़ी भेंट है जो मुझे मिली है। अगर तुम इतना कर सकते हो तो तुम्हें ज़िंदगी में कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं। तुम प्रातःकाल सो कर उठते ही जब धन्यवाद के भाव से 5 मिनट भर जाते हो, वही तुम्हारी पूजा हो जाती है, वही तुम्हारी प्रार्थना हो जाती है। और वही पहले पेज पे लिखा है, व्हाट आई वांट टू अचीव, उसको पाने के पात्र बन जाते हो, उसको पाने के लिए रिसीविंग मोड में आ जाते हो और अस्तित्व फिर तुम्हें सब देने के लिए तत्पर हो जाता है। और तीसरी अनिवार्यता है आप यकीन करो, टोटल ट्रस्ट कि जो मैंने डायमंड डायरी में लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा। आज आपको एक बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूँ। आप इस अस्तित्व के अनन्य अंग हो। जैसे ये हाथ आपके शरीर का अंग है, और वैसे ही इस अस्तित्व के ब्रह्मांड के आप अंग हो। आप जैसा भाव करते हो वैसा ही हाथ करने लगता है। आप चाहते हो हाथ उठे, हाथ उठ जाता है। आप चाहते हो मुंह बोले, मुंह बोलने लगता है। आप चाहते हो आंखें देखे, आंख देखने लगती। आपका चाहना हुआ कि खड़ा हो जाए शरीर, शरीर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही आपकी चाह होती है कि मुझे ये चीज मिले, वैसे अस्तित्व दे देता है। आप द मोमेंट यू आस्क फॉर इट, इट इज गिवन। लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं होते हो, इसलिए स्लिप कर जाता है। लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करते हो, यकीन नहीं करते हो, इसलिए स्लिप कर जाता है। तो यकीन करने के चमत्कारी परिणाम होते, इसलिए यकीन करना बहुत जरूरी है कि जो आप चाहते हो आपको मिलकर रहेगा। बचपन में छोटा था तो एक कविता मैंने पढ़ी थी। उस समय तो उसका अर्थ नहीं मालूम था, लेकिन बच्चे जैसे रटने में कुशल होते हैं, रट गया था। लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, सूनर और लेटर द मैन विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। यानी जिंदगी की लड़ाइयाँ वह लोग नहीं जीतते जो बहुत मजबूत या बहुत ताकतवर होते हैं। जिंदगी की लड़ाइयाँ सिर्फ वह लोग जीतते हैं जो यकीन करते हैं कि वह जीत सकते हैं। जिंदगी की लड़ाइयाँ सिर्फ वह लोग जीतते हैं जो यकीन करते हैं कि जीत सकते हैं। अगर तुम्हारे भीतर यकीन करने की ताकत आ जाए तो समझ लेना कि यकीन करते ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी चाह को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाती है। यकीन करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यकीन करने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आप सोचते हो मुझ जैसा साधारण विद्यार्थी इतनी बड़ी चीज कैसे पा सकता है, मुझ जैसा साधारण आदमी इतने बड़े काम कैसे कर सकता है। यही सबसे बड़ी बाधा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि कैसे होगा। कैसे की जिम्मेदारी अस्तित्व पर छोड़ दीजिए। ये
विज्ञान कहता है विचार कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी अस्तित्व पर छोड़ दीजिए। अस्तित्व इज अनदर नेम फॉर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है उसके भीतर, वो जानती है कैसे चीज़ों को किया जा सकता है। आप सिर्फ यकीन करें। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, उसके पहले उन्हें हवाई जहाज़ बनाने की टेक्नोलॉजी पता थी, यस और नो? साइंस था? नो। इंफ्रास्ट्रक्चर था? नो। लेकिन हवाई जहाज़ बनाने की चाह, प्यास, आकांक्षा उनके प्राणों में थी। उन्होंने इसकी नहीं सोचे कि कैसे होगा, ये चाह, ये चाह, ये चाह, और एक दिन अस्तित्व को उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का विज्ञान देना पड़ा। ऐसे अगर आपके प्राणों में आपकी चाह आंदोलित होने लगे और आपको यकीन हो कि ये मुझे मिलकर रहेगा, तो जैसे राइट ब्रदर्स को ये यकीन था कि मैं उड़कर रहूंगा, मैं उड़कर रहूंगा, मैं उड़कर रहूंगा, उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का विज्ञान मिला। तो आपकी चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी हैं, आप यकीन करो वो आपको मिलकर रहेंगी, मिलकर रहेंगी, मिलकर रहेंगी। अब आपको एक सबसे बड़ा विस्फोटक सूत्र देना चाहता हूं, जो प्राण है विचार शक्ति के विज्ञान का, और जो सेंटर है मनचाही मंजिल को पाने का। यानी विचार शक्ति के विज्ञान का चौथा सूत्र कहता है कि अपने चेतन मन की चाह को सिर्फ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दीजिए। जब आपने ये काम कर दिया, चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचा दिया, तो अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। चेतन मन की शक्ति है 10%, अवचेतन मन की शक्ति है 90%। ये अवचेतन मन ही आपके सारे काम करता। जैसे आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, अगर खून का दौड़ना बंद हो जाए तो आदमी तुरंत मर जाएगा। आपकी सांसें चल रही हैं, एक क्षण सांस चलना बंद हो जाए, यू विल बी नो मोर। ये काम अवचेतन मन कर रहा है। आप भोजन डाल देते हो शरीर के भीतर विदाउट एनी केयर कि कौन इसको तोड़ेगा, फोड़ेगा, पचाएगा। भोजन को पचाता भी वही। यानी आपके शरीर के जितने महत्वपूर्ण काम हैं वो सब आपका अवचेतन मन कर रहा है। तो विज्ञान कहता है विचार शक्ति का कि अपने जो चेतन मन की चाह, जो कॉन्शियस माइंड, जिससे आप सोचते हो, विचार करते हो, सारे काम करते हो होशपूर्वक, वो चेतन मन है, 10% उसकी ताकत है। जो तुम्हारे चेतन मन में चाह आती है, जो आपने डायमंड डायरी में पहले पेज पर लिखा है, व्हाट आई वांट टू अचीव, उन चीजों को आप अपने अवचेतन मन में पहुंचा दीजिए। अवचेतन मन में पहुंच जाए, आपको चीजें क्यों नहीं मिलती कि अधिकांशतः आपकी चाह, आपकी आकांक्षा, आपकी एम्बिशन आपके केवल चेतन मन में पड़ी रहती। चेतन मन से अवचेतन मन में ट्रांसफर करिए। अगर अवचेतन मन में आपने पहुंचा दिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे साकार होने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि अवचेतन मन अस्तित्व की शक्तियों से तालमेल करके उसे अपने आप प्रकट करने लगता है। ऐसे ही जैसे राइट ब्रदर्स के लिए हवाई जहाज का विज्ञान दिया, जैसे तमाम साइंटिस्ट्स को उनके सूत्र दिए, वैसे ही आपको। तो ये चेतन मन को चेतन मन में पहुंचाने का उपाय क्या है? 2 विधियां आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ समझने की जरूरत है, इसीलिए मैं कहता हूं सिर्फ समझ की क्रांति पैदा करना चाहता हूं युवाओं में। ये समझ की क्रांति आ गई तो पूरा जीवन, पूरा भविष्य आपका ही नहीं पूरे देश का बदल सकता है, और पूरी मनुष्यता, हंसती हुई मनुष्यता पैदा हो सकती है। तो 2 उपाय है चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने के। पहला उपाय है डायमंड डायरी डिवाइस। 3 Ds को याद रखिए। डायमंड डायरी डिवाइस का अर्थ है कि डायमंड डायरी में 3 पेज लिखिए। पहला पेज व्हाट आई वांट टू अचीव, कब लिखिए? प्रातःकाल सोकर उठते ही। दूसरा पेज आई एम थैंकफुल फॉर, 4-5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञता, थैंकफुलनेस परमात्मा को देना चाहते। तीसरा सूत्र किस चीज से संबंधित है? यकीन करें कि जो मैं पाना चाहता हूं पाकर रहूंगा। तीसरा पेज पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या है? सिर्फ 5 चीजें हैं आपकी जिंदगी की मेन। 5 चीजें हर आदमी को चाहिए। पहली चीज क्या है? हेल्थ।
पहले पॉजिटिव अफर्मेशन हेल्थ के बारे में लिखिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और निरंतर ऊर्जा उत्साह से भरा रहता हूँ। राइट, रोज लिखो इसको, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, निरंतर ऊर्जा और उत्साह से भरा रहता हूँ। ये पॉजिटिव अफर्मेशन है, जो आप बार बार इस पर आपका ध्यान जाएगा तो वैसी ही तरंगें आपके भीतर पैदा होंगी। आपको अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्साह निरंतर बढ़ता जाएगा। तो तीसरे पेज पे पॉजिटिव अफर्मेशंस में एक तो लिखिए हेल्थ, दूसरा वेल्थ, तीसरा हैप्पीनेस, चौथा रिलेशनशिप, पांचवा फ्यूचर। तो हेल्थ के बारे में मैंने बताया, वेल्थ के बारे में आप लिखिए पॉजिटिव अफर्मेशन। ये ना लिखिए कि पैसा यार रहता ही नहीं, कभी जेब खाली रहती है। दिन में 10 बार बोलते हो तो जेब खाली खाली ही होती चली जाएगी, जो थोड़ा बहुत है भी वो भी चला जाएगा। वेल्थ के बारे में लिखिए कि आज तक मेरे सब काम होते रहे, अब आप लिखिए मुझे आवश्यकता अनुसार धन हमेशा मिल जाता है और अब तो मुझे निरंतर तेजी से धन मिलने लगा है। लिखो लिखो लिखो, लिखते लिखते ऐसा ही होने लगेगा। हैप्पीनेस के बारे में लिखो, अब मैं हर पल आनंदित रहने लगा हूं। अब तक हो सकता है कि आप ना रहे हो, लेकिन अब लिखो कि अब मैं हर पल आनंदित रहने लगा हूं। खाली एक सूत्र लिखो, अब मैं हर पल आनंदित रहने लगा हूं। आप देखो इसके चमत्कार क्या होंगे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। चौथा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आप जानते हो क्या लिखना है, मेरे मित्र, मेरे परिवार के सारे लोग और मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं और उनका प्यार मेरी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। आप लिखो, आप लिखो लिखो, ऐसी भाव दशा लिखते लिखते बनेगी और अस्तित्व सहयोगी करेगा। आप रिलेशनशिप में भी असफल नहीं हो पाएंगे, कभी रिलेशनशिप में सफलता मिलती जाएगी। और पांचवा, हर आदमी को चिंता है भविष्य की। भविष्य के बारे में एक सेंटेंस लिखिए कि मुझे यकीन है मैं अपने अचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके कुछ भी बन सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ। मैं अपने अचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ। ये 5 अफर्मेशंस आप लिखिए और मैं आपको वचन देता हूँ, मैं रोज रोज इस विज्ञान का परिणाम देखता रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में और हजारों लोगों की ज़िंदगी में जो मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं वचन देता हूँ आपको भी अपने जीवन में असाधारण परिणाम देखने को मिलेंगे, आपका जीवन बदलेगा। अपनी चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने की एक डिवाइस हुई, डायमंड डायरी डिवाइस। इतने से भी काम चल सकता है आपका, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस मैं आपको देना चाहता हूं। उस डिवाइस का नाम है माइंड पावर मेडिटेशन, जो असाधारण डिवाइस है। अगर इस माइंड पावर मेडिटेशन की डिवाइस का आपने प्रयोग किया तो मैं वचन देता हूं, वास्तव में धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, बुद्धत्व तक आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये 17 मिनट की डिवाइस है, इसको मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। इसको समझाने के बाद मैं सभी युवाओं के जो यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं उनके एक एक प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये 17 मिनट की डिवाइस है, इसे समझ ले। तो इस डिवाइस का नाम है माइंड पावर मेडिटेशन। माइंड पावर मीन्स जो विचारों की शक्ति के द्वारा मैनिफेस्टेशन, जो आप चाहे उसको पाने का ध्यान प्रक्रिया। दिस इज माइंड पावर मेडिटेशन। इसको हिंदी में कहते हैं सिद्ध कामना क्रिया, यानी इसका प्रयोग करके आप किसी भी आकांक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं माइंड पावर मेडिटेशन फॉर मैनिफेस्टेशन, और हिंदी में कहते हैं इस क्रिया को सिद्ध कामना क्रिया। इस क्रिया में मेरे जिंदगी भर के मेहनत का सार समाहित। इतने सालों तक मैंने इस विज्ञान को समझा, उसको इस स्थिति में पहुंचा कि दूसरों को समझा सको, और फिर इस स्थिति में ले गया कि आपको कैसे सरलतम ढंग से दे सके। तो ये क्रिया आप ठीक से समझ लीजिए। इस क्रिया में 3 अंग है। पहला अंग है थर्ड आई मेडिटेशन, यानी ये क्रिया है
मन चाही चीज़ों को साकार करने की क्रिया है। तो इसमें पहला स्टेप है 10 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन। थर्ड आई मेडिटेशन का अर्थ है आपके दोनों बाहों के मध्य जहाँ माताएं बहनें टीका लगाती है, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उसके नीचे एक पाइनियल ग्लैंड है जिसे अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने तीसरी आंख की संज्ञा दी है। जब आप आंख बंद करके आज्ञा चक्र के दोनों बाहों के मध्य बिंदु को देखते रहते हैं तो 10 मिनट का समय बीतते बीतते, वैसे तो 5 मिनट के अंदर ही आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा अभागा व्यक्ति नहीं है जिसका 10 मिनट के अंदर अवचेतन मन सक्रिय ना हो जाए। तो मैंने इसलिए अधिकतम इसको कहा 10 मिनट तक थर्ड आई मेडिटेशन का अभ्यास करें। आंख बंद करके बैठ गए, सोफे पर कुर्सी पर बैठ गए, बंद आंखों से दोनों भुवों के मध्य बिंदु को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। 10 मिनट के अंदर आपका अवचेतन मन सक्रिय हो गया। अब आपने अवचेतन मन को सक्रिय कर लिया। अब आपके चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाना भर है। जब आप चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचा देंगे तो आपका काम पूरा हो गया। अवचेतन मन की जिम्मेदारी है वो अपने आप उसको असलियत में साकार करेगा, असलियत में प्रकट करेगा। तो दूसरा स्टेप है 5 मिनट तक विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट एंड फील द जॉय ऑफ हैविंग अचीव्ड इट। जो आप पाना चाहते हो उसको साकार होता हुआ अनुभव करो और उसकी खुशी भी महसूस करो। जैसे आप चाहते हैं कि मुझे अमुक जॉब मिल जाए, अमुक नौकरी मिल जाए, तो आप विजुअलाइज करो कि जो आप चाहते हो वह जॉब आपको मिल गया है, ऑफर लेटर भी आ गया है और ऑफर लेटर के बाद आपने सही डेट पे ज्वाइन भी कर लिया है और आप उसके दफ्तर में काम करने लगो। आपके फ्रेंड्स आपको बधाई दे रहे हैं। मतलब इसको साकार होता हुआ अनुभव करें चित्रों की भाषा में, क्योंकि अवचेतन मन चित्रों की भाषा समझता है, शब्दों की भाषा नहीं समझता। तो चित्र बनाइए वैसा जो आप पाना चाहते हैं, और चित्र बनाने के साथ साथ कि वो साकार हो गया है, जो दूसरी चीज इसके साथ जोड़ना है उसकी खुशी भी महसूस करना है। खुशी महसूस करने का अर्थ है कि आप रोए रोए से आप यकीन कर रहे हैं कि आपको मिल गया है। गॉट इट माई पॉइंट? तो ये 5 मिनट विजुअलाइजेशन विद ए फीलिंग ऑफ जॉय, विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट वी वांट टू अचीव एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट विद ए फीलिंग ऑफ जॉय। अब आपने चित्र बनाया, अब वो अवचेतन मन के कैमरे के सामने आ गया चित्र, और जब फीलिंग ऑफ जॉय हो गई तो समझ लो आपने क्लिक कर दिया उसको, अब वो अवचेतन मन के कैमरे में पहुंच गया। अब आपका काम पूरा हो गया। अब लेकिन एक चीज रह गई, क्या? ब्रह्मांड आपको वो चीज दे देगा, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है? आप रिसीविंग मोड में हो। जैसे हमने बॉल फेंकी और आप रिसीविंग मोड में नहीं तो निकल जाएगी। तो थर्ड स्टेप है 2 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, कृतज्ञता के भाव से भरिए, यानी बी थैंकफुल टू द एग्जिस्टेंस कि आपको आपकी मनचाही मंजिल मिल गई। इसके लिए अस्तित्व को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मन ही मन बहुत बहुत धन्यवाद के भाव से भरे रहें 2 मिनट तक, और 2 मिनट के बाद आंखें खोलें। ये 17 मिनट की क्रिया आप 40 दिन लगातार करिए। कोई भी एक चीज़ लेकर करिए जो आपको बहुत प्रिय हो। ये क्रिया इतनी शक्तिशाली है, जितनी इंटेंसिटी से, जितनी गहनता से आप करेंगे उतना जल्दी आपकी चाह, आपकी मांग साकार होना शुरू हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ 1 दिन में भी हो सकती है, 2 दिन में हो सकती है, 3 दिन में हो सकती है। आप कितनी कुशलता से इसे करने लगे हैं। इसलिए ये माइंड पावर मेडिटेशन, शुद्ध कामना क्रिया अच्छी तरह समझ लीजिए। अंत में इस संबंध में एक बात और कहूँगा आपसे। ये जो पूरी क्रिया है माइंड पावर मेडिटेशन की, इसमें 3 विज्ञान जुड़े हैं। कौन कौन से? पहला विज्ञान विचार शक्ति का विज्ञान, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। दूसरा विज्ञान क्या जुड़ा है इसमें? विचार शून्यता का विज्ञान, यानी जो थर्ड आई मेडिटेशन है, इसका जब आप
आपको जितना गहरा अभ्यास हो जाता है उतना जल्दी आपको अवचेतन मन के माध्यम से चीज़ों को साकार करने की क्षमता मिल जाती है। तो ये दूसरा विज्ञान जो थर्ड आई मेडिटेशन है, इसका अर्थ है विचार शून्यता का विज्ञान। इस विज्ञान का अर्थ समझ लें। आपको एक जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण राज बताना चाहता हूँ। जिंदगी में जो चीजें सहयोगी होती है, एक सीमा पर जाकर वही बाधा बन जाती। जैसे नाव पर सवार हुए बिना आप नदी के उस पार नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर नाव पर ही सवार रह गए, नाव को नहीं छोड़े, तो कभी उस पार पहुंच पाएंगे? यस और नो? नो। यानी नाव पर सवार होने की क्षमता भी चाहिए और नाव को छोड़ने की भी क्षमता चाहिए। तो विचार शक्ति के विज्ञान से आपको विचार शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता आनी चाहिए और माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से उस विचारों को छोड़ने की क्षमता भी आपको आनी चाहिए, तभी आप मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। ये उसका सार है। एक छोटी सी कहानी कहता हूँ, 1 मिनट की है। 2 भिक्षु आपस में बड़ा विवाद करते थे। एक भिक्षु कहता था जिंदगी में पैसे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, पैसे ही जिंदगी में सभी दुखों का मूल है, सारे उपद्रवों का कारण है। दूसरा कहता है तू नासमझ है, अगर संसार में रहना है तो पैसे के बिना रहा ही नहीं जा सकता है, जिंदगी जीना है तो पैसा बहुत जरूरी है। वो पैसे अपने पास रखता था। दूसरा भिक्षु वो पैसे को हाथ भी नहीं लगाता था। विवाद बहुत रहता था, लेकिन दोनों थे मित्र। एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी, जिसको थोड़ा सा कपड़े ऊपर उठाए और पार कर जाते थे, लेकिन बारिश का मौसम था, नदी में बाढ़ आ गई थी। अब नदी को पार करने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ी और नाव से पार करने के लिए पैसे चाहिए। तो दोनों भिक्षु नाव पर बैठ गए। जिस भिक्षु के पास पैसे थे उसने पैसे दे दिए और नदी के उस पार पहुंच गए। अब पहला भिक्षु उसने अपना सीना तान लिया और समझाने लगा, देखा पैसे कितने ज़रूरी हैं, पैसे ना होते तो हम नदी ही नहीं पार कर पाते। दूसरे ने भिक्षु ने कहा, तू नासमझ है, तेरे पास पैसे थे इसलिए तू नदी नहीं पार कर पाया। तू पैसे छोड़ सका, पैसे दे सका, इसलिए तू नदी पार कर पाया। पैसे का होना काम नहीं आया, पैसे का छोड़ना काम आया। क्या आया? पैसे का छोड़ना काम आया। इस कहानी को सुन के मैं भी असमंजस में हो गया। आखिर बात तो सही कह रहा है कि पैसे का होना नहीं, पैसे का छोड़ना काम आया। लेकिन फिर गुरुदेव ने बताया, ना समझ, पैसे तो तभी छोड़े जा सकते हैं जब पैसे हों। यानी पहले पैसे का होना जरूरी है, फिर पैसे का छोड़ना जरूरी है। यानी पहले विचार शक्ति का प्रयोग करना जरूरी है और फिर विचारों को छोड़कर निर्विचार होना जरूरी है माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से। तभी तू मंजिल पे पहुंच पाएगा, तभी तू अपने सपनों को साकार कर पाएगा। इसलिए इस विज्ञान को सीख लेना जरूरी है। आज इसी संबंध में दूसरी बात कहना चाहता हूँ। हमेशा याद रखना, ज्ञान और विवेक में बहुत बड़ा अंतर है। एक ज्ञान वो होता है जो आप ग्रंथों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं। जो बाहर से पुस्तकों से, ग्रंथों से, दूसरों से ज्ञान मिलता है, सूचनाएं मिलती है, उसको हम कहते हैं ज्ञान। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं विवेक। विवेक विचारों के संग्रह से नहीं आता, इंटेलिजेंस विचारों के संग्रह से नहीं आती। जिंदगी में दुख, चिंता, उदासी, निराशा, इनसे मुक्त होने के लिए और जिंदगी में आनंद की असली तरंग पाने के लिए जो चीज जरूरी है वो है इंटेलिजेंस, वो है विवेक। विवेक कैसे मिलता है? आप जिंदगी भर ग्रंथों को याद कर लो, गीता, कुरान, बाइबल तीनों याद कर लो, सुना दो सबको, इससे क्या आप कहे जाओगे कि इंटेलिजेंट हो? ये केवल डफर ही याद कर सकता है इन सब। ये काम तो कंप्यूटर भी कर देगा, ग्रामोफोन कर देगा, लेकिन असली चीज है इंटेलिजेंस।
असली चीज है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कब आती है? जब जो विचारों को संग्रह किया है आपने, थोड़ी देर के लिए सारे विचारों से मुक्त होकर जब आप विचार शून्य होते हैं, तब आपके भीतर से विवेक फूटता है, इंटेलिजेंस जागृत होता है, आपकी शक्तियां जागृत होती हैं। ये जो मैं कह रहा हूं, अनलीशिंग योर लिमिटलेस पोटेंशियल, लिखा है ना यहाँ पे, इसका अर्थ समझो। अनलीशिंग योर लिमिटलेस पोटेंशियल तभी संभव है जब आप विचारों के संग्रह को छोड़कर, विचारों के संग्रह से मुक्त होकर 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे के लिए विचार शून्यता की अवस्था में होंगे। तब विवेक का, इंटेलिजेंस का, परम आनंद का आपके भीतर से विस्फोट होगा। आनंद कभी बाहर से नहीं मिलता, याद रखना। बाहर से जो मिलता है वो आनंद नहीं है, वो थोड़ा सुख, सुविधा, कंफर्ट आपको मिल सकता है। असली आनंद जो मिलता है तब मिलता है जब आप अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं। भीतर की शक्तियां कब जागृत होती हैं? जब तुम माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से विचार शून्य होने की अवस्था को, विचार शून्य होने के अनुभव को प्राप्त करते हो। विचार शून्य होने के अनुभव को सिर्फ ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो दूसरा सूत्र है मनचाही मंजिल को पाने का, उसका नाम है द साइंस ऑफ बीइंग इन अ स्टेट ऑफ नो माइंड। द साइंस ऑफ बीइंग इन अ स्टेट ऑफ नो माइंड। स्टेट ऑफ नो माइंड का अर्थ है जब आप विचार शून्य हो। स्टेट ऑफ नो माइंड का अर्थ है जब आपके भीतर की प्रज्ञा जागी, तब आपके भीतर छिपी हुई जो अंतर्निहित शक्तियां हैं वो जागती हैं। उनको जगाने के लिए हर बच्चे को माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तभी आपके जीवन में वास्तव में आपकी शक्तियों का विस्फोट होगा। और तीसरा जो इस क्रिया में विज्ञान निहित है, माइंड पावर मेडिटेशन में दो चीजें आ गई। एक विचार शक्ति का विज्ञान का प्रयोग हुआ, दूसरे विचार शून्यता के विज्ञान का प्रयोग हुआ। और तीसरी चीज कौन सी प्रयोग हुई? मैंने कहा जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो विजुअलाइजेशन करते समय क्या होना चाहिए? साकार होता हुआ अनुभव करें और खुशी भी महसूस करें। ये खुशी महसूस करना बहुत जरूरी है। लोग यही फेल हो जाते हैं। 24 घंटे दुखी रहेंगे। जब 24 घंटे दुखी रहेंगे तो 5 मिनट के भीतर आप खुशी कैसे महसूस कर पाएंगे? जैसे 24 घंटा रहते हैं वो जीतेगा कि 5 मिनट जो आप खुशी होने की कोशिश करेंगे वो जीतेगा? 24 घंटे वाला जीतेगा ना। तो तीसरा सूत्र कहता है हर पल आनंदित रहना सीखिए अगर मनचाही मंजिल को पाना चाहते हैं तो। और हर पल आनंदित रहने का विज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। हर पल आनंदित रहने का विज्ञान का पहला सूत्र है आनंद बाहर नहीं मिलता। न बाहर की वस्तुओं से मिल सकता है, न किसी दूसरे व्यक्ति से मिल सकता। अगर इन दोनों चीजों से मिलता, वस्तुओं से मिलता, धन से मिलता, तो गौतम बुद्ध के पास तो पूरा साम्राज्य था। यस और नो? और दूसरे व्यक्तियों से मिलता तो पूरा परिवार भी था, सारे मित्र भी थे। लेकिन इनसे नहीं मिला। मिला कब? जब विचार शून्यता के माध्यम से भीतर गए। यानी आपको अपने भीतर जाने की कला सीखनी पड़ेगी, यानी आपको ध्यान का अभ्यास सीखना पड़ेगा। और दूसरा सस्ता सूत्र बता रहा हूं, प्रैक्टिस अनकंडीशनल हैप्पीनेस। आप हर पल आनंदित कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में एक सूत्र मैंने कहा कि माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से स्वयं के भीतर जाने का अभ्यास करें तो आनंद की रसधार भीतर से फूटेगी। दूसरे, इसके लिए सहयोगी सूत्र क्या है? प्रैक्टिस अनकंडीशनल हैप्पीनेस। जिसको भी आनंद मिला उसने कहा कि बिना शर्त आनंदित हो जाओ। ये नहीं कि जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब आनंदित होगा, ये नहीं कि जब अपना मकान बन जाएगा तब आनंदित होगा। कोई शर्त मत लगाओ, जहां हो जैसे हो वैसे आनंदित हो जाओ। कभी मत सोचो इतना मनी हो जाए, इतना पावर हो जाए, इतना प्रेस्टीज हो जाए तब अब भी आनंदित हो जाओ। मैं कहता हूं
तुम बेशर्त अभी यहीं इसी क्षण आनंदित रहने की कला सीखो, फिर जो जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे पीछे भागता हुआ चला आएगा। जीसस का एक महत्वपूर्ण वचन है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ऑल एल्स एंड फॉलो। पहले तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाओ, यानी पहले तुम आनंदित हो जाओ, फिर जो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे पीछे पीछे भागता चला आएगा। इसलिए आनंदित रहना सीखो। और आनंदित रहने का तीसरा सूत्र है, वर्तमान में जीने की कला का अभ्यास करो। वास्तव में आनंद सदैव वर्तमान में होता है, लेकिन तुम कभी वर्तमान में होते ही नहीं। इसलिए आनंद के साथ तुम्हारा तालमेल नहीं बैठ पाता। All your energies are involved either in the worries of the past or in the imaginations of tensions of the future. No energy is available in the present. Energy is delight. When all your energy is withdrawn from the past and when all your energy is withdrawn from the future, a tremendous explosion of energy happens inside you. That explosion of energy is called joy. That is called enlightenment. That is called everlasting happiness. तो वर्तमान में जीने की कला का अभ्यास करो। कहते हैं मुरारी लाल प्रातःकाल सैर पे गए थे, पत्नी के साथ थोड़ा आगे बढ़े और तेजी से झपटे, जमीन से कुछ उठाया, हाथ में लिया, देखा और फिर फेंक दिया। पत्नी ने कहा, इतना तेज झपटे, क्या उठाया, क्या देखा, क्या फेंका? उसने कहा, कोई हरामजादा मिल जाए तो उसकी गर्दन काट दूं। साला ऐसे खखार के थूकता है जैसे अठन्नी पड़ी हो। तुम वर्तमान में कभी होते ही नहीं हो। एक दिन पत्नी के साथ खाट पे सोया था, आपके लिए नहीं, मुरारी लाल के लिए कह रहा हूं। पत्नी ने कहा, गरीबी की भी कोई सीमा होती है। जब से ब्याह करके आई हूं, देखी एक ही खाट है घर में, पड़ोसी के 3 बच्चे, अगर मुझे एक बच्चा हो गया तो कहाँ सुलाएंगे उसको? एक खाट का तो इंतजाम कर लो। मुरारी लाल थोड़ा खिसके अपने और पत्नी के बीच में जगह बनाई और कहा, यहाँ बीच में सुला लेंगे, चिंता काहे करती? उसने कहा, अगर दूसरा हो गया तो थोड़ा और खिसके उसे भी बीच में सुला लेंगे। क्या बात करते हो? अगर तीसरा हो गया तो थोड़ा और खिसके और गिर पड़े पलंग से नीचे, फ्रैक्चर हो गया छाती में। जोर से चीखे चिल्लाए, पड़ोस वाले आ गए इकट्ठा। उन्होंने कहा, क्या बात हो गई? ओ, उसकी बीवी पे नाराज हो गए, तुम्ही ने मारपीट की होगी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, इन्हें अस्पताल ले चलो। उनका अस्पताल तो तभी ले जाएंगे, पहले बताओ आखिर घटना हुई कैसे? उन्होंने कहा, बस यही मत पूछो और हम ले ही नहीं जाएंगे जब तक बताएगा नहीं तू। तो उसने कहा, ये तो उस बेटे के कारण हो गया जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, तुम्हारी जितने चिंता, तनाव और दुख हैं, उन चीज़ों को लेकर होते हैं। 99% उन चीज़ों को लेकर होते हैं जो वास्तव में हैं ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी कल्पना की है। तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि तुम्हारे जीवन में दुख, अशांति, तनाव सिर्फ इसलिए ज़्यादा है कि तुम दुखांत सपने देखते रहते हो। क्या देखते रहते हो? दुखांत सपने। कौन सोचता है? तुम खुद ही सोचते हो। तो मैं कहता हूं, जो इमेजिनेशन तुम भविष्य की दुख की करते हो, वो इमेजिनेशन ट्रेजेडी की नहीं, कॉमेडी की कर सकते हो। वो फिल्म बनाना तो आपका काम है, आपको ट्रेजेडी की फिल्म बनाने की आदत है, इसलिए 24 घंटे दुख में। तुम कॉमेडी की फिल्म बनाने की आदत डाल लो, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद बरस पड़ेगा। और 5वां सूत्र तो आधे ही सेंटेंस में कह देता हूँ। 5वां सूत्र है, साक्षी भाव में जीने की कला सीखो। वो इतना महत्वपूर्ण है, जीवन के मेरे सारे अनुभव का सार है साक्षी भाव में जीना। इसीलिए मैंने अपना सारा नाम ही खत्म कर दिया, सिर्फ साक्षी श्री हो गया हूँ, और ये विज्ञान आपको धीरे धीरे सिखा देता है। तो मन चाही चीज़ों को, मन चाही मंजिल को, धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर मन चाही मंजिल को पाने का विज्ञान
आप सभी युवाओं के हृदय तक पहुंचाने की कोशिश की। आप स्वयं इस विज्ञान को सीखें और इस विज्ञान को दूसरों, कम से कम हर बच्चा 10 लोगों को सिखाए, ये तीनों महामंत्र सिखाए। सिखाते सिखाते तुम सिद्ध हो जाओगे। मैं दूसरों को सिखा सिखा के सिद्ध हुआ हूँ, इसलिए आपको ये सूत्र भी देता हूँ। आदरणीय गुरुजी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आके हमारे स्टूडेंट्स को आशीर्वाद दिया और इस यंग माइंड मूवमेंट के माध्यम से आपने जो आजकल के युवाओं में जो कमियां पाई जा रही हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो ईगो हो, उसको आपने एड्रेस किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे युवा साथी जो हैं वो इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अंदर एक नई पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करेंगे और अपने घर में भी अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि आज आपको कुछ अच्छी शिक्षा और कुछ अच्छी बातें सुनने को मिली। साथ ही साथ मैं HRIT ग्रुप में हमारे डायरेक्टर जनरल साहब डॉक्टर VK जैन साहब, ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर NK शर्मा जी, डायरेक्टर निर्दोष जी, तुषार जी, हमारे KTM कंपनी से आए हुए हमारे HR सुमित जी, हमारे गणमान्य अतिथि, और मैं रंजना मैडम का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इतना सुंदर मन संचालन किया। मुझे जैसे ही पता चला कि गुरुजी ने ये यंग माइंड मूवमेंट का कार्यक्रम जो है, इसकी शुरुआत जो है HRIT ग्रुप से हुई है, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ और आप सबको भी। और बहुत सारे बच्चों के अंदर, बहुत सारी फैकल्टीज़ के अंदर पिछले 4 दिन के अंदर तुषार जी से मेरा डिस्कशन हो रहा था गुरुजी के लिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इस कार्यक्रम के लिए बड़ी जिज्ञासा थी कि क्या ये कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, क्या ये गुरुजी आम भाषा में अगर मैं बच्चों की बोलूं तो क्या ये केवल जो है एक भाषण के तौर पे एक लेक्चर रहेगा। तो जब मुझे ये पता चला कि बच्चों के अंदर से कहीं ना कहीं ये भावना आ रही है कि हम अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी किस तरीके से क्रिएट कर सकें, अपने अंदर की एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज कर सकें, तो मैं इसके लिए गुरुजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे युवाओं को जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात सीखने को मिली। आसपास के वातावरण में मैं कहना चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव स्किल्स जो हैं उसको कभी मत खोइएगा, कॉम्पिटिटिव स्किल्स को कभी मत खोइएगा। मैं पिछले, जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास करी है, आप यकीन मानेंगे मेरे और वैशाली मैम में भी कंपटीशन रहता है कि DPS ज़्यादा अच्छा करेंगे कि HRIT ज़्यादा अच्छा करेंगे। अब आप ये सोचिए कि जब इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा है, कि वैशाली मैम का कॉन्फिडेंस है कि नहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल अच्छा होना चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई HRIT ग्रुप में आपको अच्छी एडुकेशन देनी चाहिए, लेकिन उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर कभी भी हमने वो घर के वातावरण को एक कॉम्पिटिटिव तौर पे रखा ज़रूर है। लेकिन आप ये देखिए कि आपके घर के अंदर भी आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, यहाँ तक कि आपकी लिविंग पार्टनर जो हैं, आपकी वाइफ जो हैं, कई बार ऐसा होता है कि भाई एक ही कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने जो ग्राउंड एंड वर्क जो है, जो ऑफिस एनवायरनमेंट जो है, उसको अच्छा रख सकें। अब मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। मेरे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं गुरुजी के सामने कह रहा हूँ, मुझसे ये लोग उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं है कि किस तरीके से आज चेयरमैन सर ने अपना एक मुकाम हासिल किया। कई लोग, मेरे दोस्त यार, मेरे जो आसपास के मेरे कलीग्स हैं, मुझसे कहते हैं कि अंजुल भाई बहुत कुछ अभी जीवन में हासिल करना है। मैं सोचता हूँ, मैंने कहा कि अभी मेरी शुरुआत आप लोग के साथ हुई है, आज गुरुजी का आशीर्वाद है, पहले मैं कॉलेज को थोड़ा और अच्छा कर सकूँ, जितना आप लोगों के लिए मैं कर सकूँ उतना कम है। अब ये तो संभव नहीं हो सकता कि आज अगर मैं पॉलिटिक्स अगर ज्वाइन कर लूँगा तो आप लोग के पीछे भी मुझे जो है थोड़ा बहुत छड़ी लेके पढ़ना पड़ता है कि किस तरीके से आप लोग अच्छी पढ़ाई करें, किस तरीके से आप लोग के लिए अच्छी एक वर्कशॉप अरेंज कर सकूँ, किस तरीके से आपको अच्छी एडुकेशन दे सकूँ। कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि कॉम्पिटिटिव स्किल्स मैंने कभी भी जो है उनको पीछे नहीं रखा। अपनी फैकल्टीज़ के साथ, अपने डायरेक्टर जनरल साहब के साथ, अपने ग्रुप डायरेक्टर साहब के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है
वो बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकूँ। हाँ, एक चीज़ जो आज मैंने गुरुजी से सीखी कि कभी कभी जो है मैं ग्रुप डायरेक्टर साहब के साथ भी डिस्कस करता हूँ कि जो गुस्से की जो एक जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कम करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मैं कम कैसे करूं। जैसा आज गुरुजी ने बताया कि कॉन्शियस होना ये एक अपने आप में एक आर्ट है। आप यकीन मानेंगे, आज से 10 साल पहले मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ हमारे जो कुछ ऐसे गुरुजी कुछ फैकल्टीज़ हैं और ऐसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं जो वर्ष 2005 से जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, और वो भी ये महसूस करते हैं। और मैं तो घर का वातावरण भी देखता हूँ, डायरेक्टर जनरल साहब ने अपने आप को बदला, चेयरमैन साहब ने अपने आप को बदला, तो मैं तो अभी उस एक्सपीरियंस से अभी काफ़ी कम हूँ। तो वो गुस्सा जो है वो आप लोग के ही माध्यम से कभी ना कभी जो है वो मुझे आता है, लेकिन गुरुजी ने आज मुझे सिखाया कि कॉन्शियस होना ही अपने आप में एक आर्ट है। तो ये आप लोग की भी जिम्मेदारी है। कई बार होता होगा कि आप लोग घर में कोई बदमाशी करते हैं, घर में कोई शैतानी करते हैं, तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट, या तो फादर स्ट्रिक्ट होते हैं या मदर स्ट्रिक्ट होती हैं। अब आप लोग को बहुत सारे बच्चे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज भी अगर एक आवाज़ अगर आपके फादर ने या आपके मदर ने अगर तेज़ आवाज़ में अगर घर पे बोला तो चुपचाप किताबें निकल जाती हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से जो है वो पिताजी को या माताजी को शांत कर लिया जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो सबसे अच्छी चीज़ जो आज गुरुजी ने बताई, डायमंड डायरी, मैं उम्मीद करता हूँ कि डायमंड डायरी का जो फॉर्मूला है, आप जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपके आने वाले 10 दिन का टारगेट है, ये मैं भी फॉलो करता हूँ कि आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसमें बुलेट्स पॉइंट्स लिख लीजिए कि किस तरीके से जो है आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज नहीं तो कल वो होना ही होना है। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। कहीं पॉजिटिविटी, कहीं कोई पठान फिल्म देख के या ऋतिक रोशन कोई फिल्म देख के पॉजिटिविटी नहीं आएगी कि आज शाहरुख खान ने देशभक्ति की कोई पिक्चर करी तो मैं कल को सोल्जर बन जाऊंगा। आज अजय देवगन ने दृश्यम करी तो कल को हो सकता है मैं कोई क्राइम करूं और मैं भी बच जाऊंगा। ऐसा सिर्फ काल्पनिक होता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब कोई पिक्चर शुरू होती है तो उसमें एक गाइडलाइन आती है कि काल्पनिक और अकाल्पनिक। तो काल्पनिक दुनिया में आपको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से जो है आप अपनी दुनिया में, वास्तविक जीवन में आप क्या हैं। डे ड्रीमिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन डे ड्रीमिंग से मेरे भाइयों कुछ नहीं मिलने वाला। जब मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी डे ड्रीमिंग करता था कि बिना पढ़े लिखे जो है मेरे 80% आ जाएंगे, मेरे 90% आ जाएंगे। ऐसा संभव नहीं होता है। जब टीचर सामने कॉपी चेक करता है तो उस 80 का 40 रह जाता है, 50 रह जाता है, या आप लोग सोचते रह जाओगे कि हुआ क्या। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो गुरुजी ने आपको बातें बताई, आप सब उसको पॉजिटिवली फॉलो करिए। और तुषार जी के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को जो है बाकी का जो यूट्यूब लिंक्स जो हैं गुरुजी के, जो और अच्छी जो चीज़ें हैं उसमें कई पॉजिटिव बातें भी हैं, आप सबको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और मैं फिर दोबारा उम्मीद करता हूँ गुरुजी से कि गुरुजी एक बार दोबारा आने वाले समय में जब HRIT यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो और ज़्यादा संख्या के साथ और ज़्यादा दल बल के साथ हम एक कार्यक्रम दोबारा करेंगे। और आप सबको मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ और गुरुजी को धन्यवाद करना चाहता हूँ।